लाइव है। ठीक। हेलो स्टूडेंट, नालंदा क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी पिछली क्लास में क्या किए हुए थे अपन 20 क्वेश्चन तक किए हुए थे। आज की क्लास में इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ है कि x1 और x2 समीकरण, ये जो समीकरण दिया हुआ है उसके हल हैं। और आपको पूछा हुआ है कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर का मान पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब आपको ये समीकरण को हल करना है और इसके दो मूल मिलेंगे। तो दो मूल को आपको पहले वाले को क्या मान लिया है, वो x1 मान लिया है, और दूसरे वाले को क्या मान लिया है, वो x2 मान लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समीकरण को लिखता हूं। ये साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 है, और यहाँ पास आपका दिया हुआ है 5/6। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो साइन इनवर्स है इसको मैं यहाँ पास ट्रांसफर करता हूँ। तो जैसे ही मैं ट्रांसफर करूंगा, मैं ये 3x प्लस 5/2 हो जाएगा, और ये इधर जाके साइन इनवर्स बन के इधर क्या बन जाएगा, ये साइन π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन π/6 मतलब π/6 मतलब साइन 30 है ना। साइन 30 का मान कितना होता है यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2, और ये इसका मान कितना होता है साइन 30 का मान। तो यहाँ पास लिख दे रहा हूं मैं, साइन 30 का जो मान होता है वो आपका होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पास मैं क्या कर दिया, साइन 30 का मान रख दिया। अब इस समीकरण को हल करता हूं, तो 1/2 को सबसे पहले इधर लेके जा रहा हूं मैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 2.5 माइनस 0.5 करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पास 2 आएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पास तुम्हारा क्या बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण को अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कैसे करते हैं इसको, तो गुणनखंड विधि लगा दे रहा हूं मैं यहाँ पास। तो 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्व टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या करोगे, x कॉमन लोगे तो x माइनस 2, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस 2 इक्व टू 0। तो उस हिसाब से आपका फैक्टर क्या मिल जाएगा, ये x माइनस 2 x माइनस 1 इक्व टू 0। तो यहाँ से आपकी क्या मिल गई, x की वैल्यू 1 और 2 मिल गई। जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इस समीकरण को, जो भी समीकरण को हल करोगे उसको x1 और x2 मानना है। तो पहले वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, x1 मान लेता हूँ, और दूसरे वाले को क्या मान लेता हूँ, x2 मान लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर निकालना है। x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और x2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ पास आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पास सही हो जाएगा। ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका एक समुच्चय है ना, समुच्चय क्वेश्चन है। यहाँ पास ये बोला हुआ है कि ए और बी अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय का मतलब ये होता है कि यहाँ पास कुछ भी समुच्चय दिया हुआ है तो ये खाली नहीं है, यहाँ पास कुछ ना कुछ टर्म है ना। ठीक है, और जो खाली रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ठीक है, तो अरिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो ए और बी अरिक्त समुच्चय है, और जो तुम्हारा फाई है उसको रिक्त समुच्चय, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाया हूं। और निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो अपन ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या, कॉमन निकालना। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप ए की वैल्यू क्या ले लो, यहाँ पर 1 2 ले लो, और बी की वैल्यू ले लो यहाँ पर 3 4 5 ले लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से ए और बी निकालता हूं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पास आप देख रहे हो कि ए और बी में क्या हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा मतलब उसको अपन क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पास ऑप्शन में चेक करोगे तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है। अब ये तब कंडीशन में होगा या तो तुम्हारा ए को 5 होना पड़ेगा या तो बी को 5 होना पड़ेगा। जबकि मैंने क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पास इसके हिसाब से मैं बता दूं आपको
ए इंटरसेक्शन फाई है। अब इसमें ये बोल रहा है कि आप या तो ए को फाई ले लो या तो बी को फाई ले लो। मैं सबसे पहले ए को फाई ले लेता हूं और बी को कुछ एलिमेंट ले लेता हूं यहां से 1 और 2। ठीक है, तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो यहाँ पास कितना आएगा आंसर, फाई आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पास मैं बी को फाई ले लेता हूं और ए को कुछ ले लेता हूं यहाँ पास 1 2 3 ले लो, तब जब आप ए और बी में कुछ कॉमन निकालोगे तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। तो पहला जो ऑप्शन आप देखोगे उसके हिसाब से तो ये सही बोल रहा है, लेकिन मैं क्या किया हूं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए और बी अरिक्त समुच्चय है। तो मैंने क्या किया, कुछ और एग्जांपल लेके देख लिया। तो देखिए यहाँ पास अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय को अगर मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं तो भी मेरे पास क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। तो ये पूरी तरह से ही नहीं है, इसको भी होल्ड रखते हैं। ठीक है, बी वाले में ऑप्शन में आते हैं। बी वाला ऑप्शन बोल रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी है ना। तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको यहाँ पास। ये जैसे 1 और 2 ले लिया, बी को ले लो आप यहाँ पास 1 2 और क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास आप क्या करो, यहां से क्या पता चल रहा है, देखिए ए जो सबसेट है वो बी है। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला हुआ है कि आप ए इंटरसेक्शन क्या निकालो, ए माइनस बी निकालो। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकाल रहा हूं। तो यहां से अगर ए माइनस बी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ए वाले पार्ट से बी वाला पोर्शन को क्या कर दो, हटा दो। तो जब आप यहाँ हटाओगे तो देखोगे तो ये 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ए में कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ पास क्या बोलते हैं, इसको फाई बोला जाता है। ठीक है, जब समुच्चय में कुछ भी नहीं बचता है तो उसको रिक्त समुच्चय बोला जाता है, और जिसको क्या बोलते हैं, फाई से डिनोट किया जाता है। क्लियर। तो उस हिसाब से ये ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पास, ये 1 और 2 हो गई इंटरसेक्शन। ए माइनस बी की वैल्यू अभी मैं निकाला हूं, कितना है, फाई है। अब आप ये बताओ, यहाँ पास तुम्हारा देखो, यहाँ फाई है और यहाँ पास तुम्हारा क्या है, 1 और 2। तो दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं ना। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आंसर तुम्हारा, फाई आ जाएगा। जो कि देखिए यहाँ पास सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, जब ऐसा निकालोगे तो ये होगा, मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। थर्ड वाला भी आप चेक करोगे तो ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, इसी को हम आंसर लेता हूं। और ये बोल रहा है कि बी यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट को क्या कर दो, आप जोड़ दो। तो बी और ए को क्या कर दो, यहाँ पास जोड़ दो। तो इन दोनों को मैं जोड़ के दिखा रहा हूं। तो ए यूनियन बी निकालता हूं, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 2 यूनियन क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 3। तो दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 2 3, जो किसके बराबर है, बी के बराबर है। और यहाँ पास क्या दिया हुआ है आपको, जब बी यूनियन ए निकालोगे तो ए के बराबर होगा, मतलब यहाँ पास आंसर इसका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्यों गलत है, देखिए यहाँ पास मैंने क्या बताया था कि सेट के अंदर में कुछ भी टर्म नहीं होने चाहिए, कुछ भी एलिमेंट नहीं। अगर कुछ भी एलिमेंट है मतलब वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखो तो ये क्या है, तुम्हारा सेट है, यहाँ पास 0 है, तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है ना, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो इसको आप रिक्त समुच्चय नहीं बोलोगे। ठीक है, और यहाँ पास ये क्या बोला हुआ है, इसको रिक्त समुच्चय बोला हुआ है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत है। ये सही है लेकिन प्रॉपर तरीके से सही नहीं है आपका ऑप्शन ए, है ना। अगर इन दोनों में मैच करोगे तो आपका ऑप्शन बी क्या है, एकदम परफेक्ट है। ऑप्शन ए में देखोगे तो इसके हिसाब से सही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल मतलब सभी के लिए सही नहीं है। जबकि यहाँ पर देखो दो अरिक्त समुच्चय को मैं क्या किया, यहाँ पास कॉमन निकाल के, तो भी मेरे पास क्या आया, फाई आया। और ये क्या बोल रहा है, या तो ए फाई होना चाहिए या तो बी फाई होना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ए फाई होगा या बी फाई होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी नंबर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका एपी सीरीज का है ना, सीक्वेंस सीरीज का है बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, श्रेणी, और हिंदी में देख लेंगे श्रेणी है, और एपीजीपी एचपी बोलते हैं जिसको सीक्वेंस सीरीज बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं आपको। अगर कहीं भी आपको ये cos x माइनस वाई, cos x और cos x प्लस वाई, अगर ये आपको बोल रहा है कि HP में है, तब इसका जो रिजल्टेंट आता है ना, ये आता है cos स्क्वायर इक्वल्स टू में cos स्क्वायर y बाई 2। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, इस cos स्क्वायर y बाई 2 को नीचे लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा 2। अब दोनों तरफ पक्षांतर पे मैं वर्गमूल करता हूं उसको, स्क्वायर रूट। ठीक है, जब स्क्वायर रूट करूंगा cos स्क्वायर x
cos स्क्वायर y बाई 2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 होगा। अब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल के cos x हो जाएगा, cos स्क्वायर है, नीचे से क्या निकल जाएगा आपका cos y बाय 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब cos x को ऊपर लेके जाओ, तो जब cos x को ऊपर लेके जाऊंगा तो cos x अपने जगह में है, cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec हो जाएगा, तो sec y बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। तो आप देख लीजिए इसी का ये आंसर पूछा हुआ है, ये cos x इंटू सेक y बाई 2 की वैल्यू क्या है प्लस माइनस रूट 2, जिस हिसाब से आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, ये लंब केंद्र आंथ्रोसेंटर का भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है, आप समझिएगा इसको। ठीक है, यदि आपके पास 3 बिंदु दिए हुए हैं और वो बिंदु आपका क्या है 0 0, मान लीजिए A0 और तीसरा जो बिंदु है x1 y1 है। ठीक है, और अगर इसका आर्थोसेंटर या फिर क्या बोलते हैं इसको लंब केंद्र, तो लंब केंद्र का जो निर्देशांक निकलता है कोऑर्डिनेट, वो रहता है आपका पहला जो x एक्सिस रहेगा वो x1 रहेगा और जो y एक्सिस रहता है उसका जो फॉर्मूला रहेगा x1 अपॉन y1 a माइनस क्या हो जाएगा x1, ये इसका निर्देशांक रहता है। अब इसमें पुट कर देते हैं तो उस हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो ये 0 0 8 0 और यहाँ पास 4 6 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पास कंपेयर करोगे तो यहाँ पास देखोगे तो a की वैल्यू यहाँ पास कितने आ रही है 8 आ रही है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 और x1 की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पास 4 आ रही है और y1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पास 6 आ रही है। तो बस यहाँ पास आप क्या कर दो पुट कर दो, तो पुट करोगे तो सबसे पहले x एक्सिस क्या है x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 4, x1 y अपॉन में y1, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पास 4 अपॉन 6, a की वैल्यू कितनी है 8 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको सॉल्व कर दो, जो भी होगा वो आपका आंसर मिल जाएगा, 4 का 4 हो गया, ये आपका 2/3 और यहाँ पास कितना आ जाएगा 4, तो ये 4 और ये हमारा कितना आ जाएगा 8/3। तो अब ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ना। यहां पर से आप एक साइन रूल पढ़े होंगे जो क्या बोलता है साइन ए अपॉन में ए होता है साइन बी अपॉन में बी होगा और साइन सी अपॉन क्या होता है ये सी हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल सी है ये। ठीक है, अब इसी को यूज करते हुए अपन क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से आप देखोगे तो साइन ए अपॉन में क्या है तुम्हारा 3 हो जाएगा, साइन बी अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर साइन सी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहां से आप देखोगे तो ए की वैल्यू 3 मिलेगी, बी की वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगी और सी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 5 मिलेगी। क्लियर? अब आपको पूछा क्या गया है cos a और cos b, तो सबसे पहले आपको यहां से क्या करना पड़ेगा cos a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी a b c के टर्म पे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा c स्क्वायर, है ना। सॉरी, इसका टेक्निक बता दे रहा हूं आपको मैं। जब भी a पूछता है तो a को छोड़ दोगे, यहां से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसी को क्या कर दोगे यहां से माइनस कर दोगे और अपॉन में जो पहले का 2 टर्म है उसको वैसे ही लिखोगे यहाँ। तो अगर cos b का फॉर्मूला बनाना है तो b को नहीं लिख के क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और जो b दिया हुआ है उसको माइनस कर देना और पहले का 2 को क्या कर देना 2 के साथ इंटू कर देना। तो ये 2ac हो जाएगा। बस इस cos a में और cos b में इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पास आपका आ जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर? इसको जब सॉल्व करोगे
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 प्लस 25 माइनस कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो उस हिसाब से तुम्हारा कितना हो जाएगा 41 माइनस, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 32/40, 8 से भाग चला जाएगा तो 4 बटा कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह कॉस बी को हल करिए। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9, 25 माइनस 16, अपॉन में कितना हो जाएगा ये आपका 30 हो जाएगा। तो 34 माइनस 18 करोगे, 34 माइनस 16 है, तो ये कितना आ जाएगा 18/30, 6 से भाग करोगे तो 3 बटा कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर किसका पूछा हुआ है, ये कॉस ए अपॉन में क्या बोला हुआ है कॉस बी। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पास आपकी 4/5, और कॉस बी के मान कितना है यहाँ पास 3/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 4/3। आप और उसको क्या लिख सकते हो 4:3 के अनुपात में भी लिख सकते हो। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह का क्या करते हैं, इस तरह के सवाल को इस तरह हल किया जाता है, जिसके लिए साइन रूल आपको मालूम होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका प्रायिकता का सवाल है, प्रोबेबिलिटी का। इसमें बोला है कि जो ए है वो 60% मामलों में सच बोलता है, और बी जो है वो 40 मामलों में सच बोलता है। ठीक है, ए जो है वो जो सत्य बोलता है, ठीक है, ए जो सत्य बोलता है, एक मिनट कर ना, देखिए है ना, यहां से डायरेक्ट अगर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, जो क्या बोल रहा है सत्य बोल रहा है। ठीक है, तो कितना परसेंट पे बोल रहा है 60%, मतलब 60 बटे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का निकालता हूं, ये भी जिसमें सत्य बोल रहा है, तो सत्य कितना परसेंट बोल रहा है ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उनके एक ही घटना का वर्णन करते समय एक ही बात कहेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है। मतलब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी मेरे को वो असल निकालना है जहां पास तुम्हारा एक ही घटना का वर्णन हो रहा है और एक ही बात बोला जा रहा है। मतलब अगर ए अगर सत्य बोल रहा है तो बी को भी क्या करना पड़ेगा, सत्य बोलेगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि ए अगर झूठ बोल रहा है तो बी भी झूठ बोलेगा, तभी तो एक ही बात का घटना, एक ही घटना का वर्णन करेगा ये। क्लियर। और यहाँ पास आप देखोगे तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब भी स्वतंत्र घटनाएं रहती हैं तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाता है आपका PA.PB। ठीक है, तो उस हिसाब से ये उसका क्या हो जाएगा PA इंटू PB। और का मतलब क्या होता है, प्लस करते हैं, और यहाँ पास क्या निकालोगे PA0 और PB0। क्लियर। अब आप इस देखोगे तो PA की वैल्यू कितनी दी हुई है 60/100 दिया हुआ है, PB की वैल्यू कितनी दी हुई है 40/100 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस अब ये P0 का मतलब क्या होता है कि ये सत्य नहीं बोल रहा है, मतलब असत्य बोल रहा है। अब देख लेते हैं, यहां से निकाल लेते हैं। तो असत्य के लिए निकालेंगे असत्य के लिए कैसे निकालेंगे, यहां से तो क्या कर देंगे 1 से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सेम इसको भी क्या करोगे 1 से 40/100 करोगे तो बी के लिए भी असत्य वाला आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 60/100। तो पीए का मान कितना हो गया यहाँ पास 40/100 हो गया। पीबी नॉट का मान कितना हो गया आपका यहाँ पास 60/100 हो गया। जब इनको आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100। ये भी 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ भी 24 बटा कितना आ गया 100। जब दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पास कितना आ जाएगा 48। इसको 4 से भाग कर दो तो
4 से भाग करोगे तो 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 25। तो ये देखिए यहाँ पास 12/25 कहाँ पास है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, जहां पास तुमको सत्य दिया और असत्य निकालना है तो 1 से माइनस कर देता है, अगर उल्टा निकालना है तो उसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये दिया हुआ है कि एक रेखा दिया हुआ है, उस पर लंबवत दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकालना है। तो इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको बता दूं मैं। ठीक है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है, समीकरण जो बनाओगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये इसका क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। अब ये जो m है, ये m क्या बताता है, ये स्लोप, स्लोप मतलब प्रवणता। ठीक है, ये जो प्रवणता है वो किसका प्रवणता है, इसके लंबवत रेखा का प्रवणता है, याद रखेंगे, है ना। इसका लंबवत रेखा का प्रवणता निकालेंगे यहाँ पर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहां से मिलेगा आपको, यहां से मिल जाएगा, ये दीर्घवृत्त है। या फिर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, ये तुम्हारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है ना, एंड एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, और ये जो है वो रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहां से मिलेंगे, तो ये तुम्हारे क्या मिलेंगे, दीर्घवृत्त से मिलेंगे यहां से। क्लियर, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं m की वैल्यू निकालता हूं, और m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस रेखा का मेरे को प्रवणता निकालना पड़ेगा। तो रेखा का प्रवणता कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसको m y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ले आऊं, तो ये जो m रहता है ना, x का जो कोफिशिएंट रहता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसका स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 दिया हुआ है, इसको इस फॉर्मेट में लाता हूं। तो इसको मैं 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7 लिख सकता हूँ। y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 3x अपॉन 4 प्लस 7/4 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कंपेयर करो, तो यहाँ से देखोगे तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पास, -3/4। वो जो सब स्लोप आया हुआ है वो इस समीकरण का आया हुआ है, और जो मेरे को m की वैल्यू चाहिए उसके लंबवत समीकरण का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास एक और फॉर्मूला पढ़े होगे, जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तब दोनों को जो प्रवणता का मल्टीपल करोगे तो -1 के इक्वल आता है। तो यहां से अगर एक का निकालना है आपको, तो दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, -1 अपॉन में m2 करना पड़ेगा। तो मेरे को एक का मालूम है, दूसरे का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से ये m1 हो गया। अब m2 निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, -1 अपॉन में इस m1 को रख दो यहाँ पास -3/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। अब ये जो 4/3 है, ये लंबवत समीकरण है तुम्हारा, लंबवत रेखा का प्रवणता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पास मेरे को m की मान मिल गई कितना, 4/3। अब यहाँ पास a स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो a स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो ये किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पास b स्क्वायर है, तो अब कंपेयर कर लो इससे, डायरेक्ट कंपेयर करोगे, डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर के जगह में पूरे के पूरा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 लिख दो। बी स्क्वायर के जगह में पूरा का पूरा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, बस अब यहाँ पास इसको पुट कर दीजिए। तो यहां से देखोगे तो समीकरण क्या बनेगा, y इक्वल टू एम की जगह में क्या लिखूंगा, 4/3x प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9, m की वैल्यू कितनी है, 4/3 का स्क्वायर, तो ये 4/3 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस b का स्क्वायर कितना है आपका, 4 है, तो यहाँ पास 4 लिखूंगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करूंगा तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 4/3 प्लस माइनस है, यानी प्लस माइनस है। यहाँ पास देखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 प्लस 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, √20 आ जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा x है। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 4x प्लस माइनस, ये कॉमन लोग है ना यहाँ से, तो 3√20 हो जाएगा। सबसे पहले कॉमन लोगे तो 4x प्लस 3, फिर 3 इधर चले जाएगा तो 3y हो जाएगा। अब
समीकरण के हिसाब से बना लो तो 4x है, तो 4x को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4x माइनस में होगा प्लस 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3√20 होगा। अब 4x तुम्हारा पॉजिटिव में तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4x हो गया, ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा और √20 आ जाएगा 3 के साथ में। तो यहाँ पास आप देखोगे तो देखो √20 बस यहीं पास दिख रहा है और कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पास 3 भी आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं है, लेकिन लगभग लगभग उसी के जैसा दिख रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सही मान सकते हो, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है। यहां पास दिया हुआ है a की वैल्यू आपको दिया हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आपको वैल्यू निकालने बोल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर का, तो बस यहाँ पास पुट करते जाओ, तो 1 का 1 लिखा, a की वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पास साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस यहां पास क्या लिखूंगा बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा आई साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर प्लस यहाँ से 2i कॉस थीटा, और ये इसको मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पास क्या हो गया कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर एक और बना हुआ है, तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में मैं आई कॉमन ले रहा हूँ, प्लस साइन थीटा भी कॉमन आ रहा है, आई साइन थीटा, यहाँ से भी आई साइन थीटा, तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ पास क्या बच गया 2 कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो, तो क्या लोगे यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1, और यहाँ पास क्या हुआ है आई साइन थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। दोनों में देखोगे तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पास क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आप चेक कर लो इसमें कौन सा ऑप्शन चेक कर मैच कर रहा है इसमें, तो ये प्लस वाला आंसर आ रहा है, तो माइनस वाला तो होगा ही नहीं आंसर। इसमें देखोगे तो ये 1 प्लस में आ रहा है, एक माइनस में, तो हमारा प्लस वाला आंसर आ रहा है, इसलिए तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से आपकी प्रायिकता का सवाल आ गया है। यहाँ पास बोला गया है कि एक कक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 20% विद्यार्थी हिंदी में और 10% विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फेल होते हैं। एक विद्यार्थी को यादृच्छिकता चुना जाता है, तो उसके अंग्रेजी में फेल होने की प्रायिकता क्या है जब वह हिंदी में फेल हो चुका है। ये है क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी जब पढ़ोगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है ये, है ना। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ये बोल रहा है कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश को मैं ई मान ले रहा हूं, और उसका जो प्रायिकता है वो कितना, कितने परसेंट में फेल हो रहा है, ये 30% में। वैसे ही मैं क्या मान लेता हूँ, हिंदी मान लेता हूँ, हिंदी कितने परसेंट में है, ये 20% में, तो इसका कितना हो जाएगा 20/100। और ये हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में फेल हो रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 10/100, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि प्रायिकता निकालना है और वो हिंदी में फेल हो जाएगा, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पास मैं a/b ले रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा रहता है ना b, जो नीचे वाला रहता है, ये हो चुका है, और ये होने की प्रायिकता निकालने बोलता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में रखना है तो जो हो चुका रहता है उसको नीचे रखते हैं, और जिसका निकालना है उसको ऊपर में रखते हैं। तो यहाँ पास देखो वह हिंदी में फेल हो चुका है, मतलब हिंदी में फेल हो चुका है मतलब एच नीचे आएगा, और उसके अंग्रेजी में फेल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो अंग्रेजी में फेल होने की प्रायिकता मतलब ई, मतलब ये पूछ रहा है आपको PE/H, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये P इंटरसेक्शन B/ में क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला रहता है PB ये रहता है। तो उसके हिसाब से अगर इसको मैं अरेंज करूं
तो P इंटरसेक्शन H हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा PH। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पास दी हुई है, यहाँ पास 10/100 हो जाएगा और H की वैल्यू कितनी है 20/100, 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आपका कितना आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है आपको, ये 1/2, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है कि दो रेखाएं दिए हुई हैं से समान दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का सवाल है। आप देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक क्या दिख रहे हैं आपको, समांतर रेखा दिख रही है। समांतर रेखा कैसे दिखा, तो ये पहले समीकरण लिख दे रहा हूं मैं, 6y - 11 हो गया और ये 0 है। तो यहां पास आप देखोगे a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 होता है, तब यहां पास क्या बोलते हैं अपन इसको, समांतर रेखा। तो आप यहाँ पास कंपेयर कर लो, a1 की वैल्यू 2 है तो 2/4 करूंगा तो 1/2 आएगा, 3/6 करूंगा तो भी 1/2 आएगा। मतलब ये दोनों जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि दो ये समांतर रेखाएं हैं, ये तुम्हारा कितना है 2x + 3y + 5 = 0 और ये आपका है 4x + 6y - 11 = 0। क्लियर। अब दोनों रेखाओं के समान दूरी पर, समान, इन दोनों की समान दूरी मतलब ये एकदम बीचों बीच क्या होगा, एक लाइन होगा। इसी का क्या करना है तुमको, रेखा का समीकरण निकालना है। तो आप देखोगे तो ये भी क्या है, इन दोनों दूसरे से क्या है, समांतर रेखा ही है। तो इसका जो पैटर्न होता है, यहाँ पर एक फॉर्मेट बता दूं आपको मैं, ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर मान लो दो तुम्हारे पास क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0। अगर दो समांतर रेखाओं के बीचों बीच क्या करना है, एक लाइन का, रेखा का समीकरण निकालना है, तो उसका जो फॉर्मेट होता है ax + by + c1 + c2 अपॉन क्या होता है 2 = 0। क्लियर। लेकिन इन दोनों समांतर रेखाओं को सेम सेम होना पड़ेगा। जैसे ये a है तो इसको भी a ही होना पड़ेगा, ये b है तो इसको भी b होना पड़ेगा। जबकि यहाँ पास आप देखो, यहाँ a की वैल्यू 2 है और यहाँ पास a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो सबसे पहले मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, उसको मैं 2 का गुणा करता हूं। तो जब 2 का गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 4x + 6y + 10 = 0। अब देखोगे तो ये और ये समांतर रेखा क्या हो गई, बराबर हो गई। अब ये फॉर्मूले को लगा लो यहाँ पास। तो यहाँ पास आप चेक करोगे, देखो a की वैल्यू ax + by तो सेम ही आएगा, तो ये 4x + 6y हो गया। अब c1 + c2, तो c1 कौन सा है, ये तुम्हारा, इसको बोलते हैं, देखो c1 हो गया और ये हो गया c2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा c1 + c2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 = 0। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 4x + 6y प्लस 10 में से 11 माइनस गया तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4x + 6y -1 या 2 सबका क्या लो, कॉमन ले लो। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया यहां से, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8x + 12y ठीक है, ये 12y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -1 = 0। 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 8x + 12y -1 = क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, तुम्हारे बीचों बीच समांतर रेखाओं का समीकरण। तो आप देखोगे यहाँ पास 8x + 12y -1 भी दिया है, यहाँ पास 8x एक प्लस में दिया एक माइनस में, तो हमारा आंसर प्लस में आया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पास माना कि ए किसी समतल में त्रिभुज का समुच्चय है और ए ये आपका संबंध का है, संबंध का क्वेश्चन है, जहां पास तुमको बोला है कि x इज कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझना, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में शायद सर्वांग सम बोलते हैं। ठीक है, ये सर्वांग सम क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका त्रिभुज दिया है तो सेम साइज सेम लेंथ का ही तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पास एक त्रिभुज होना चाहिए।
जैसे मान लो ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू और ये क्या है तुम्हारा आर है। और दूसरे लैंग्वेज में बात करूं तो अगर इस ए बी सी को मैं पी क्यू आर में क्या कर दूं, उसके ऊपर ले आऊं और पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है यहाँ पर ढक जाता है, तो ही क्या बोलते हैं इसको सर्वांग सम बोला जाता है। ठीक है, तो समझिए मतलब इसमें क्या बोल सकता हूं, इसका जो आकार होगा या लंबाई होगा सब क्या होंगे इसमें समान होंगे। ठीक है, बस इसी को ध्यान रखना, इसी से ही पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब सबसे पहले आते हैं स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोला जाता है कि ये खुद के साथ क्या करता है, रिलेट करता है, खुद के साथ संबंध बनाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ए ले रहा हूं तो दूसरा वाला भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा, और अगर ये रिलेशन के अंदर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्वतुल्य हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर x ले रहा हूं तो दूसरा टर्म भी मेरे को x लेना पड़ेगा, बिलोंग्स टू आर है कि नहीं देखते हैं। तो अब x के जगह में x इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हाँ देखो ये x है, ये खुद का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट तो होगा ना, इसी के ऊपर मैं खुद को रख दूंगा तो ये पूरा का पूरा ढक जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, होगा मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसके बाद सम्मित में क्या बोलते हैं, अगर ए बी क्या है तुम्हारे पास तुम्हारा संबंध में है तो बी ए बी क्या होना पड़ेगा तुम्हारा रिलेशन के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पास एक्स वाई ले रहा हूं, एक्स वाई क्या बोल रहा है, ये एक्स सर्वांग सम है वाई के, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अगर मैं वाई रिलेट टू एक्स करूंगा और वाई को इधर कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पास वही चीज है, बात वही कर रहा है। एक्स वाई के साथ सर्वांग सम है तो वाई एक्स के साथ क्या होगा, सर्वांग सम होगा ही होगा, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सम्मित और स्वतुल्य सभी होगा। ठीक है, सकर्मक में जैसे आते हैं तो इसमें तीसरे टर्म की एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट रहता है ये ऐसा रहता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो कंपलसरी है कि ए और सी भी क्या होना पड़ेगा तुमको, आर के अंदर होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से एक्स वाई क्या है, इसके सर्वांग सम है, वाई मान लिया, तीसरा टर्म क्या मान लिया मैं, जेड मान लिया। ठीक है, वाई जेड के सर्वांग सम, यहां तक अपने को ट्रू करना ही पड़ता है। अब इसके बाद चेक करेंगे कि एक्स क्या है, जेड के सर्वांग सम होगा कि नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो एक्स जेड के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये सकर्मक भी होगा। अब देखिए स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, सकर्मक भी है, और लास्ट ऑप्शन ने क्या दे दिया आपको, उपरोक्त सदी। तो उपरोक्त सदी क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें आंसर हो जाएगा। और जब भी कोई संबंध तुम्हारा स्वतुल्य, सम्मित और सकर्मक होता है तो उसको बोलते हैं क्या, तुल्यता संबंध बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ भी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पास एक छोटा सा गांव है जहां पास 87 परिवार रहते हैं। ये आपका यहाँ पास कितना हो गया, 87 परिवार, जिसमें से 52 परिवार में क्या बोल रहा है वो, 52 परिवार में अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं बोल रहा है, अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब 52 परिवार है तो बचा हुआ कितना परिवार बचेगा, इसमें 35 परिवार बचेंगे यहाँ पास, जिसमें कुछ भी बच्चे हो सकते हैं। क्लियर। और पूछा हुआ है कि अपने को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 20 परिवार को सहायता हेतु चुना जाता है, मतलब 20 परिवार को अपने को सेलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें से 18 परिवार में कम से कम 2 बच्चे होंगे, और कितने तरीके से परिवार का चुनाव किया जा सकता है। तो आप यहाँ पास अगर ऑप्शन को देखोगे ध्यान से, ऑप्शन को देखोगे तो ये जो 18 परिवार है ना, इस 18 परिवार को कहां से लिया हुआ है, ये 52 परिवार से ही लिया हुआ है, इसी में सम्मिलित कर दिया है वो, आप देखोगे ऑप्शन में तो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, उस 18 परिवार को 52 परिवार में क्या कर देते हैं, सम्मिलित करके बनाते हैं। तो आप यहां से अच्छे से देखेंगे 87 परिवार है, जिसमें से 52 परिवार है, और एक हमारे कितना है यहाँ पास 35 परिवार है। ठीक है, मेरे को कम से कम 18 परिवार लेना है, और बनाना कितना है मेरे को, 20 परिवार के आसपास का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस 52 परिवार में से मैं क्या करता हूँ, पहले 18 परिवार ले सकता हूँ, कम से कम 18 परिवार ले सकता हूँ ना, ज्यादा से ज्यादा तो मैं पूरा का पूरा 52 परिवार ले सकता हूँ, कम से कम पहले क्या लेना, 18 परिवार। तो 18 परिवार, और टोटल मेरे को कितने का बनाना है,
20 का बनाना है तो 2 और चाहिए, तो 2 कहां से लूंगा, यहां से लूंगा ना, तो ये 2 परिवार यहां से ले लूंगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखोगे तो 52C कितना हो जाएगा 18, साथ ही साथ इंटू कितना हो जाएगा 35C कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एक का कंडीशन ये हो गया। हो सकता है कि 52 परिवार में से मैं 19 परिवार भी ले लूं, क्योंकि मैं कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी ले सकता हूं। तो 19 परिवार लूंगा तो एक परिवार कहां से लूंगा, यहां से लूंगा ना। तो उसके हिसाब से क्या हो गया, या का मतलब क्या होता है, या का मतलब हो जाएगा प्लस। फिर यहां से मैं 52 में से मैं 19 परिवार लिया और 35 में से क्या ले लिया, मैं एक परिवार ले लेता हूं। क्लियर यहां तक। अब टोटल मेरे को 20 परिवार का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हो सकता है कि 52 परिवार में से मैं पूरा का पूरा 20 परिवार कहां से ले लूं, यहीं से ले लूं। तो यहां कितना लेना पड़ेगा, एक भी परिवार नहीं लूंगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो या तो क्या हो जाएगा 20 परिवार, तो 20 या का मतलब प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 52C कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और यहां से तो जीरो लेना ही नहीं है, तो क्या मतलब यहाँ इसको यही देखो। अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ से बी करेक्ट है। बाकी सब में देखोगे तो देखो यहाँ पास 19 ले लिया, तो ये तो गलत हो गया। ये भी 19 ले लिया, यहाँ 18 ले लिया, 19 ले लिया, यहाँ माइनस लगा दिया है, लेकिन यहाँ माइनस लगाया तो ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है ना। तो यहां पास एक फॉर्मुलेट बता दूं मैं आपको। अगर n प्लस एक्स है और उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है और n कोई नंबर है ना, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, n बाहर निकाल दोगे और x का क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन में लिख दोगे। क्लियर, तो उसी पैटर्न में इसको लिख रहा हूं मैं। ये साइन x को साइन x लिखा, ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको देखोगे तो ये देखो नेचुरल ये नंबर है, तो नंबर को बाहर निकाल दो। तो बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये साइन एक्स हो जाएगा प्लस, सेम इसी तरह तुम्हारा कॉस एक्स वाले को भी बाहर निकाल दो। तो ये 1 और ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखोगे तो साइन एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास 0 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे ग्रेट इंटीजर, तो 2 को इधर ट्रांसफर करो तो -2 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखो, पिछली क्लास में आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मालिशांस यहाँ पास तुम्हारा x है, तो ये जो x रहेगा वो तुम्हारा क्या रहता है, n रहता है, या फिर है n+1 हो जाएगा, यहां से इनके बीच में रहता है। या फिर बोलो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 कब आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कब आएगी, जब ये फंक्शन रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, -2 के इक्वल रहेगा, और यहाँ पास क्या हो जाएगा -1 से छोटा रहा, तो तब तुम्हारी आंसर कितना आएगा, -2 से इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा दो यहां से, क्लियर। अब देखोगे तो यहां से मैं क्या करता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं, तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा सिंबल क्या हो जाएगा, यहां से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो cos x की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से लेके 2 के बीच में होनी चाहिए, और हमें पता है कि जो cos x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होती है। ठीक है, -1 की इक्वल नहीं है ना ये आपका ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पास। तो आप ये बताओ, ये cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, होगी, लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 से बड़ी आ रही है। तो 1 से बड़ी मतलब कोई वास्तविक हल नहीं होगा यहाँ पास, मतलब कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, फिर देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पास वृत्त दिया है, कोनिक सेक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कर दो, वृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लो। तो यहाँ से y² - 4y = 0, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x² + y² - 4y, यहाँ पास +4 करता हूँ, यहाँ -4 करूंगा 0। अब यहाँ पास देखोगे ये x² का x² लिखा, ये क्या दिख रहा है, a - b का होल स्क्वायर, और -4 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये 4 हो जाएगा।
तो ये क्या सब, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ये बता दूं पहले। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर, तो यहां पर जो तुम्हारा ए और बी रहता है ना, ये तुम्हारा क्या रहता है, सेंटर रहता है। आर क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पास रेडियस रहता है। तो उसी फॉर्मेट में लेके आ रहा हूं। तो यहाँ पास देख कर होगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पास टू का स्क्वायर। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पास जिसका सेंटर आएगा वो आपका 0 और 2 आएगा, और रेडियस जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, एक और समीकरण दिया हुआ है, इसको भी वैसे निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, यहाँ पास प्लस 1 करता हूँ, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या बन जाएगा, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 1, तो ये 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, सेंटर इसका कितना हो जाएगा, 0 1, और रेडियस इसका कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ग्राफ करता हूँ। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये बाई चांस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3 4, ये -1 है, ये -1 है। ठीक है, पहला विथ सॉल्व करता हूँ। सेंटर कहाँ पास आएगा, 0 2, तो ये आपका क्या हो गया, 0 2 सेंटर है। रेडियस इसका कितना है, 2, तो 2 का रेडियस लेके क्या करूंगा, इसको मैं घुमा दूंगा। तो कैसा घूमेगा, ये ऐसे ही घूमेगा 4 से होते हुए। तो जहां से 2 का रेडियस मिल गया। सेम इसी तरह तुम्हारा इस सेंटर को बनाते हैं। तो इसका जो सेंटर है 0 1 है, यहाँ पास आएगा इसका सेंटर 0 1 पे, और 1 का रेडियस है तो 1 का रेडियस को करके घुमा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा घूमेगा। ठीक है, अब पूछा गया है वो देख लीजिए। अब बोल रहा है कि स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। तो आप ये बताइए कहां से देखा है, एक ही है, हम यहाँ पास से क्या होगा, एक ही स्पर्श रेखा होगी जो यहाँ से क्या होगा, टच करते हुए निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है स्ट्रेट लाइन का ही है, 3D का। तो सबसे पहले इसका मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दूं, ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, और x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स टू अपॉन क्या हो जाएगा, ये इसको a2 ले लो, a1 b1 c1 ले लो, इसको a2 ले लो। दो समीकरण है, तो y माइनस वाई टू अपॉन b2, z माइनस जेड टू अपॉन क्या हो जाएगा, c2। तो कभी भी अगर एंगल बिटवीन बोलता है तो cos थीटा इक्वल टू इसका जो समीकरण होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर इनटू में a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर होगा। क्लियर। तो सबसे पहले फॉर्मेट में ले आओ उसको। फॉर्मेट में लाओगे तो कैसे लाओगे, सबसे पहले x माइनस टू अपॉन में क्या लिखोगे, 3, फिर है आपका क्या, y माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा z2 को इधर ट्रांसफर करोगे और नीचे में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, सेकंड वाले का बना लेते हैं, x माइनस 2, और यहां से देखिए y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहां से 2 को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा y प्लस 3/2, और 2/6 को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पास 3 आ जाएगा, और z माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पास 4 हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ पास देखोगे तो यहाँ पास कंपेयर करो तो a1 b1 c1 की वैल्यू मिल गई है, a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पास पुट कर दो। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, a1 a2 मतलब 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस b1 b2 मतलब -2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस c1 c2 0 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अपॉन में देखिए यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये पे देखो यहाँ पर 6 हो रहा है और यहाँ पर -6 हो रहा है, तो 6 -6 0, और ये ऑलरेडी पहले से ही 0 हो रहा है, और नीचे में कुछ भी टर्म है 0 के अपॉन में चाहे कुछ भी टर्म है, आंसर कितना आता है आपका, 0 ही आता है। तो उस हिसाब से cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो थीटा की वैल्यू कहाँ पास आती है, 0, तो ये तुम्हारा किस पे आती है, π/2 पे आती है। तो उस हिसाब से इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, π/2।
ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हमारी जो क्लासेस चालू होने वाली है वो 26 मार्च से चालू होंगी। ठीक है, यहाँ पास आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा और एडवांस तक लगाया जाएगा, प्लस आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ से आपको शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो और ज़्यादा डिटेल में चाहिए होगा तो नीचे में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। ये डायरेक्ट इसका फॉर्मेट ही है। परास और मानक विचलन के मध्य में जो संबंध बनता है वो तुम्हारा क्या रहता है, परास इक्वल टू क्या होता है, मानक विचलन का 6 गुना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपको हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये वेक्टर का सवाल है। यहाँ पास अगर कभी भी तुम्हारा एडजेसेंट साइड दिया रहता है, एडजेसेंट साइड दिया रहेगा तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो तुम्हारा रहता है ए क्रॉस बी और इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं और इसको क्या कर लेता हूं, बी मान लेता हूं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं, तो ए क्रॉस बी को क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में सॉल्व करेंगे। आई जे और क्या हो जाएगा, यहाँ पास के हो जाएगा। आई का कोफिशिएंट कितना है, 1, 1 -2 और ये कितना हो जाएगा, 3। फिर यहाँ पास कितना हो जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा ये आपका 1 और ये आपका हो जाएगा -4। तो ऐसा सॉल्व किया जाता है। सॉल्व कैसे करोगे, तो आई की वैल्यू क्या देखो, यहाँ से इसको और इसको छुपा दो, तो 8 - 3 मतलब कितना हो जाएगा, 5। फिर माइनस जे करेंगे, जे वाले को छुपाएंगे तो छोड़ेंगे, तो 6 -4 मतलब 10 हो जाएगा, प्लस के करेंगे तो 1 -4 मतलब कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये 5i -10j प्लस 5k। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू मिल गई है, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू मिली हुई है। और निकालना आपको क्या है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, आई जे और के का जो कोफिशिएंट रहता है उसको स्क्वायर कर दो और साथ में क्या कर दो, उसको प्लस कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 25 कितना हो गया, 50 और 100 कितना हो गया, 150। ठीक है, ठीक है। अब 150 को सॉल्व करोगे तो 150 को कैसे लिख सकते हो, 25 गुणा 6 लिख सकते हो। 25 बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा, 5 करनी 6। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट। अब ये आपको बोला हुआ है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का सवाल है। यहाँ पास आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए y को एक बार y प्लस क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। सबसे पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है मैक्सिमम निकालने के लिए। तो सबसे पहले और सॉल्व कर देता हूं उसको मैं, साइन x, या डायरेक्ट सॉल्व कर दो उसको। ठीक है, तो यहां से एक बार वाई डैश निकाल रहा हूं तो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगेगा। तो पहला फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स, फिर दूसरे का डिफरेंशिएट, तो दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पास माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पास दूसरा फंक्शन लिखोगे, पहले का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये में कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कर दो cos x हो जाएगा और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस cos स्क्वायर को पहले लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, y डैश की है। अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूलेट क्या होता है, ये cos 2x का एक फॉर्मूला होता है और ये क्या हो जाएगा, cos x। क्लियर यहाँ तक। अब मैक्सिमा और या फिर मिनिमा निकालने के लिए आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, y डैश इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको 0 करता हूँ तो cos x इधर चले जाएगा, तो cos x 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cos x। क्लियर। अब आप यहाँ से देखोगे तो cos 2x ये माइनस है, तो इसको मैं पाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना। 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर इसको ऐसे है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स। एक्स को उधर ट्रांसफर कर दो तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई।
और x की वैल्यू अगर निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाता है, x की वैल्यू π/3। अब इसी पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब हो सकता है यहाँ पास x की वैल्यू 2 से 3 4 वैल्यू भी मिल सकती है, लेकिन अभी मेरे को एक ही वैल्यू मिली, तो एक ही पे ही क्या मिलेगा मेरे को, वो मैक्सिमा ही मिलेगा। तो x की वैल्यू को क्या कर दो, क्वेश्चन में पुट कर दो। तो यहाँ पास क्या कर दो, x की वैल्यू क्या है यहाँ पास π/3, 1 प्लस कॉस π/3 हो जाएगा। तो साइन π/3 मतलब साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस यहाँ पास कॉस, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा आपका 3/2। मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 3√3, नीचे में कितना आ जाएगा 4। तो उस हिसाब से आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दो पासे उछाले जाते हैं तो अंकों का योग अभाज्य होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो दो पासे जब उछालेंगे तो प्रति 10 समष्टि या फिर सैंपल स्पेस बोला जाता है। जितने भी पॉसिबल आउटकम रहते हैं ना, उसको सैंपल स्पेस में गिना जाता है, जिसको एस बोला जाता है। अब दो पासे जब उछालेंगे तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम होंगे, एक तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, ऐसा करते करते कहां तक जाएगा 1 6 तक। फिर ये 2 1 होगा, करते करते 2 6 तक। फिर 3 1 होगा, करते करते 3 6 तक जाएगा। सेम ऐसी 4 1 से लेते हुए 4 6 तक जाएगा। और ये 5 1 से होते हुए क्या करेगा, 5 6 तक जाएगा। और 6 1 से होते हुए कहाँ जाएगा, 6 6 तक जाएगा। क्लियर। यही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो टोटल देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है और ये तुम्हारा 6 है, मतलब टोटल सैंपल स्पेस कितना आ गया आपका, 36 आ गया। ठीक है। और ऐसे नहीं देखना है तो उसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि पासे को उछालते हैं तो उसका जो पॉसिबल आउटकम होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। और जितनी बार उछालोगे उतने का क्या कर दो, यहाँ पास पावर कर दो। 3 बार उछालोगे तो 6 की पावर 3 हो जाएगा, एक बार उछालोगे तो 6 पावर 1 हो जाएगा, 4 बार उछालोगे तो 6 के पावर 4 हो जाएगा। वैसे सिक्के को उछालोगे, जैसे सिक्के का पॉसिबल आउटकम 2 ही होते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल। अगर सिक्कों को 5 बार उछालोगे तो 2 टू पावर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाता है। तो ऐसा सैंपल स्पेस निकाला जाता है। और थ्योरिटिकल कैसे निकलता है ये आपको मैं बता दिया। अब देखिए यहाँ पास पूछ रहा है कि अंकों का योग अभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो सकता है। तो पहला क्या आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, और 11 आ सकता है। क्योंकि दो पासों का योग हमेशा तुम्हारा 12 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो ये सब तुम्हारे क्या होंगे, पॉसिबल अभाज्य संख्या होंगे। अब ये कब कब आ सकता है, तो ये कब आएगा, जब 1 1 रहेगा। ये कब आएगा, 2 1 रहेगा या तो 1 2 रहेगा। 5 कब आएगा, जब 1 4 रहेगा या तो 4 1 रहेगा। 2 3 रहेगा या तो 3 2 रहेगा। 7 कब आएगा, या तो 1 6 के साथ आ जाएगा या तो 6 1 के साथ। 2 5 के साथ आएगा या तो 5 2 के साथ आएगा। 3 4 के साथ आएगा या तो 4 3 के साथ आएगा। इसी पॉसिबल क्रम में तुम्हारे देखो दोनों को जोड़ रहा हूँ तो अभाज्य संख्या मिल रहा है ना 7। वैसे तुम्हारा यहाँ पास 11 कब आएगा, जब 5 6 होगा या तो 6 5 होगा। ये सब पॉसिबल आउटकम है। तो ये सब जो है ये हमारे फेवर में है ना। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम जो रहते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम होते हैं। तो हमारे फेवर में कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो हमारे फेवर में कितना आउटकम है, 15। और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 36। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 से कटेगा तो 5 और ये कितना हो जाएगा 12। तो 5/12 जो आएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसा निकाला जाता है प्रायिकता के सवाल को। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये है आपका समतल मतलब 3D ज्योमेट्री का सवाल है। इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर बाई चांस यहाँ पर तुमको क्या करता है, डिवाइड जो करता है तुम्हारा एक्स वाई समतल अगर डिवाइड करता है तो देखो इसमें कौन सा टर्म नहीं है, जेड वाला टर्म नहीं है ना, तो Z1:Z2 हो जाता है। अगर वाई जेड समतल है डिवाइड कर रहा है तो कौन सा टर्म नहीं है, तो -X1:X2 हो जाएगा। और क्या बच गया, XY YZ ZX समतल है
तो ये -y1 में क्या हो जाएगा, y2। इसका ये शॉर्ट ट्रिक है। कभी भी अगर तुम्हारा 2 पॉइंट को एक प्लेन क्या करता है, डिवाइड करता है ना, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है। अब ये निकालते कैसे, तो देखिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x1 y1, और ये क्या हो जाएगा z1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये क्या हो जाएगा z2। क्लियर। अब आप देख लीजिए पूछा कौन सा समतल है ये, एक्स ओ जेड। ओ तुम्हारा कुछ नहीं होता है, इसको एक्स जेड समतल मान सकते हो। ठीक है, तो जब एक्स जेड समतल है तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब ये वाला फॉर्मूला होगा तो अब लगा लो इसमें। तो y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये -3/2। y2 की वैल्यू कितनी है 7, तो ये -3/7 पे क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे क्या दिख रहा है, ये शो कर रहा है। तो ये होगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक आपको क्लास में भी मिलेंगे, और आज की क्लास को मैं यहीं तक रोक रहा हूँ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।